बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एआईएमआईएम के पूर्व सांसद का बड़ा बयान आया है। बीएमसी चुनाव को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया। क्या कहा है? आज शहर में फिर हंगामा होगा, ये कह रहे हैं इम्तियाज जलील। आज भी हंगामा और अशांति होने की पूरी आशंका है। तो इम्तियाज जलील का ये बड़ा बयान कि हंगामा और अशांति होने की पूरी आशंका है। सुजाता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। सुजाता, आखिर इम्तियाज जलील का ये कहने के पीछे वजह क्या है? हंगामा और अशांति होने की पूरी आशंका वो कह रहे हैं, क्या खबर है? बिल्कुल, और देखिए इस प्रकार के बयान, इस प्रकार के पार्टियों द्वारा आना, ये कहीं ना कहीं आज के दिन जब वोटिंग हो रही है तो इसे एक बड़े बयान के तौर पर देखा जा रहा है। और जब बात करें इम्तियाज जलील की, तो हम जानते हैं कि हाल ही में जब एक प्रचार प्रसार की सभा में ये पहुंचे थे तो वहां पर इनकी गाड़ियों पर जो है पत्थरबाजी की गई थी, उस पर हमला किया गया था। ना सिर्फ ये, बल्कि जो एमआईएम की पार्टी है वो हाल ही के कुछ प्रचार प्रसार की सभाओं से अगर देखा जाए तो वो महापौर को लेकर जो है लगातार ऐसे बयान दे रही है। उनका कहना है कि महापौर आखिर एक बुर्का वाली महिला क्यों नहीं बन सकती। इस प्रकार के बयान जो है वारिस पठान ने दिया था जब ये पूरे महापौर का मुद्दा शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा गया कि महापौर किसी खान या पठान को नहीं बनने देंगे। जी सुजाता, और इस वक्त एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। सुजाता, आपको रोक रहे हैं। कल्याण में पोलिंग बूथ पर भारी हंगामा हुआ है। वोटिंग की स्याही को लेकर भारी विवाद देखने को मिला है। एमएनएस और कांग्रेस के नेताओं ने यह आरोप लगाए हैं। स्याही जल्द ही मिटने का आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो कल्याण में पोलिंग बूथ पर भारी हंगामा, वोटिंग की स्याही को लेकर भारी विवाद। एमएनएस कांग्रेस नेताओं ने ये आरोप लगाए हैं कि स्याही जल्द मिट रही है। अब ये पूजा जरा बताइए, ये वाला आरोप भी अब इम्तियाज जलील का बयान आया। आप कह रहे हैं कि स्याही जल्द मिट रही है, इसका सीधा मतलब ये कि कुछ दुरुपयोग हो रहा है। सुजाता, देखिए जो इम्तियाज जलील का बयान आया है वो संभाजी नगर को लेकर आया है, और खासतौर से संभाजी नगर में, जैसा कि सुजाता मेरी सहयोगी बता रही थी, हमने देखा था कि उनकी गाड़ी पे तोड़फोड़ और कितने हंगामे उसके आसपास चुनाव के दौरान हमने देखे हैं। तो उसको लेकर ये बहुत बड़ा बयान है कि संभाजी नगर में एक बार फिर से हंगामा होता दिखेगा। ये दावा वो क्यों कर रहे हैं वो देखना होगा। उन्होंने कहा कुछ नाम भी उन्होंने पुलिस को दे दिए हैं और वो नाम वोटिंग खत्म होने के बाद सिद्ध हो जाएगा कि यही वो नाम है जो हंगामा कर रहे थे। तो ये भविष्यवाणी वो क्यों कर रहे हैं, देखना होगा कि आज क्या तस्वीरें वहां से आती हैं। दूसरी चीज आपने कही कि किस तरह से मुंबई के आसपास ये तमाम खबरें जो पोलिंग बूथ से आ रही हैं, तो तीन ऐसे बड़े मामले, एक जगह जो नकली स्याही की आप बात करिए कल्याण में, दूसरा विरार में हमने देखा कि मोबाइल लेकर अंदर जाने पर हंगामा हुआ, और तीसरा कि एक उम्मीदवार अपनी पार्टी का लोगो, अपना बैज लगाकर अंदर गया था, वहां पर लेकर हंगामा हुआ है। तो सुबह से ही मतदान शुरू होने के साथ ही तमाम मामले मुंबई के आसपास के रीजन से सामने आ रहे हैं। और अगर कैश बरामदगी की बात करें आप, तो ये पुणे में जहां हमने कल देखा था कि चांदी के बर्तन किस तरह से बांटे जा रहे थे, उसको लेकर हंगामा हुआ। हालांकि चांदी के वो बर्तन थे नहीं, चांदी के परत चढ़ाए हुए नकली बर्तन थे। मैं तो उसको लेकर एक और खबर बता देती हूँ इस बीच। मीरा भयंदर में बीजेपी एजेंट पर एमएनएस का आरोप। एमएनएस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। तो खबर ये आ रही है, एमएनएस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी एजेंट पर एमएनएस ने आरोप लगाया है। पूजा, क्या डिटेल्स मिल रहे हैं, क्या आरोप लगाए गए हैं, आप डिटेल में बताएं। जी पूजा, सुन पा रही हैं आप? पूजा, ये जो एमएनएस के आरोप है बीजेपी एजेंट पर, उसके बारे में अगर आप जानकारी दे पाए हमें तो पूजा से हम जुड़ेंगे यहाँ पर। लेकिन फिलहाल ये खबर मीरा भयंदर से सामने आ रही है। बीजेपी एजेंट जो है उन पर एमएनएस यहाँ पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर हैं और साथ ही सुजाता पांडे, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग समीर जी। और ये बताइए, आज बीएमसी का चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? आपका भी कुछ आंकलन होगा, कल नतीजे आएंगे, लेकिन आकलन दीजिए पहले अपना कुछ। देखिए, अगर बीएमसी का आकलन करना होगा तो उसके पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से लगातार सरकार का कामकाज रहा, विपक्ष के आरोप रहे, सरकार ने काम किया, तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद अगर सब देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि इस समय महायुति का पलड़ा भारी है। जिस तरीके से 2017 में अगर देखेंगे चुनाव को, तो 2017 में सिर्फ 2 सीटों का फर्क था, 84-82 का था। उस समय शिवसेना टूटी नहीं थी। अब शिवसेना टूट भी गई है उद्धव ठाकरे के साथ। इलेक्शन है, ग्रास रूट हमारा इलाका। जब आप घर साफ रखोगे, इलाका साफ रखोगे, इलाके को प्रोग्रेस करते हुए देखोगे, तभी देश की प्रगति भी होगी। तो आई थिंक दिस इज बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस। हम सिर्फ रोते रहते हैं कि बीएमसी ये नहीं करती, बीएमसी वो नहीं करती। हम कुछ नहीं करते। बीएमसी वाले देखेंगे तो बीएमसी जितना काम करती है, आप
रात को 2 बजे देखो तो क्लीनिंग चालू है, फेंकने वाले तो हम ही है ना। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वोट, और सभी को बाहर निकल के वोट करना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में थे? आई थिंक हर चीज जो हम ही क्रिएट करते हैं, मुद्दे है कुछ नहीं, मुद्दे हम क्रिएट करते हैं। कचरा हम फेंकते हैं, एयर क्वालिटी के लिए भी हम ही कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार है। यू नो हम जिस तरीके से एनवायरनमेंट को अब्यूज करते हैं, पेड़ हम ही काटते हैं, दुकान के सामने हो या कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, तो ये नहीं कोशिश करेंगे कि उसे रिप्लेस करें, हम काट के फिर निकल जाते, फ्लैट बेच के निकल जाते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि, और इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बढ़ रहा है, आई थिंक शायद ही दुनिया में कहीं भी बढ़ रहा है। तो आई थिंक वी ऑल नीड टू कोऑपरेट एंड मेक श्योर। मैं मुंबईकर से सबसे मैं यही विनती करती हूँ कि आप सब लोगों को वोट देने के लिए आना चाहिए। तो जैसा अभी सुबह सुबह मैं आ गई हूँ वोट देने के लिए, मेरा आगे बहुत काम है, करेंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ मुंबई। अगर आपको सुरक्षा चाहिए, प्रगति चाहिए मुंबई में अच्छी हवा चाहिए, गड्ढा मुक्त रोड्स चाहिए, इन सब चीज के लिए हम सबको जिम्मेदार लेना पड़ेगा। हम सबको, एवरीबडी हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल एंड कम एंड वोट देने का जो अधिकार है उसे जताएंगे, तभी आपका मुंबई तो इज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, आई विल से। तो यहाँ पर तमाम सेलिब्रिटीज जो हैं वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आ रहे हैं। समीर चौगांवकर साहब और सुजाता पांडे हमारे साथ बने हुए। समीर जी, आपकी बात पूरी करें आप। जैसे भी सुनील शेट्टी भी कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है और वोटिंग होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे बीएमसी का चुनाव तो लोग बहुत वोटिंग निकलते नहीं है जी। पिछला चुनाव अगर 2017 का अगर आप देखें तो उससे 55.75% वोटिंग हुई थी, और उसके पहले अगर आप देखेंगे तो 50% भी वोटिंग नहीं हुई है। 44%, 45%, 48%, 49%। अगर जिस बीएमसी के अंदर जिसका 75,000 करोड़ का बजट हो, जहां इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इतने लोग हो, उन्हें लगता है कि बीएमसी बहुत साफ सुथरी रहे, बेहतर उनको सुविधाएं मिले, तो वोट करने निकलना चाहिए लोगों को। अगर 55% अगर वोटिंग हो रहा है बीएमसी में, तो ये बता रहा है कि लोग वोटिंग को लेकर कितने हैं। उसके बाद आप शिकायत करते हो कि भाई आपके लिए काम नहीं होता है। मुझे लग रहा है कि 2017 के बाद 2022 में चुनाव होने थे, उसके बाद नहीं हो पाए चुनाव, तो अब जब 2026 में चुनाव हो रहे हैं तो पूरे बीएमसी के क्या पूरे महाराष्ट्र के लोग बाहर निकले, मताधिकार का प्रयोग करो, कम से कम 75 to 80% वोटिंग होना चाहिए, और बीएमसी में तो ज्यादा वोटिंग होना चाहिए। और इस बार तो 75,000 का जो बजट है वो अब 1 लाख करोड़ का बजट होने वाला है अगले 1.5 साल के अंदर। तो इतने बड़े बजट का है, और अब शिवसेना तो मराठी के नाम पर लड़ रही है। सारी लड़ाई उस बजट की है, बजट की लड़ाई। और बजट के साथ दूसरा कारण है कि बजट के साथ साथ शिवसैनिक जो सारे वहां ठेके करते हैं, सारे पार्टी के लोग करते हैं। अब शिवसेना मराठी याद आ रही है, मराठी के नाम पर लड़ाई लड़ रही है, राज ठाकरे को मराठी के नाम पर जोड़ा है, कांग्रेस अलग हो चुकी है, बीजेपी का अगर देखें तो बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर लड़ रही है। चर्चा हो रही है कि इतना कुछ मराठी मानुष के नाम पर दो भाई 20 साल बाद साथ आ गए, वहां मराठी मानुष को बचाने की लड़ाई होती है। इन सबके बावजूद अगर ये चुनाव ठाकरे बंधुओं के साथ नहीं गया सुजाता जी, तो फिर उनके लिए तो ये एक तरह से डू और डाई वाला बैटल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव ये साबित कर देगा कि असली जो लेगेसी है बाला साहेब ठाकरे की, वो किसके पास में है। ये चौथा चुनाव है वैसे, जिसको जनता डिसाइड करेगी। 3 जो है, अगर 4 राउंड माने तो 3 राउंड तो बीजेपी और शिवसेना के पक्ष में ही गए, मायावती के पक्ष में, तो ये साबित हो जाएगा। दूसरी जो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये भी डिसाइड हो जाए कि मराठी मानुस क्या अभी भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे प्ले कर रहा है या यूटिलिटी पॉलिटिक्स पे प्ले कर रहा है। क्योंकि जितनी बातें मराठी मानुस के लिए की गई, मुझे नहीं लगता कि बीएमसी का रिकॉर्ड देखते हुए लेकिन मराठी मानुस को भी लगता होगा कि उसके लिए कुछ किया गया सिवाय नाम के। मराठी मानुस के नाम पे तो सिर्फ ठाकरे बंधुओं की जो पॉलिटिक्स है वो चली है, सिर्फ उनका व्यापार चला है, सिर्फ उनको बड़े बड़े घर मिले हैं। मराठी मानुस जो है वो तो आज भी 300 स्क्वायर फीट और 500 स्क्वायर फीट के घर में रह रहा है और चौल में रहने को मजबूर है। और कल्याण, डोंबिवली और थाने के एरिया में हर 6 मराठी जो है वो कम्यूटिंग करते हुए मर जाते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। उसके लिए कुछ नहीं किया गया। तो वो सारी चीजें, इंक्रोचमेंट का जो एक बड़ा मामला है जो शायद बोला नहीं गया, लेकिन काफी बड़ा मामला जो मुंबई का सोचते हैं कि हर सड़क। सुजाता जी